आज हम आपको भारत के एक ऐसे क्रांतिकारी की कहानी दिखाएंगे जो भेष बदलकर कलकत्ता से काबुल गए थे और फिर वहां से सोवियत संघ के रास्ते जर्मनी पहुंचे। फिर वहां से भारत की आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा दी। इस क्रांतिकारी नेता का नाम था नेताजी सुभाष चंद्र बोस। क्रांतिकारी ऐसे होते हैं, आजादी की लड़ाई ऐसी होती है, और जो लोग हमारी आजादी की लड़ाई को तालिबान के साथ जोड़ रहे हैं वो हमारे देश की क्रांतिकारियों का अपमान कर रहे हैं। आज ही के दिन वर्ष 1945 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ताइवान में एक जिस विमान में वो जा रहे थे वो विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, और इसीलिए अनौपचारिक रूप से बहुत सारे लोग इसे उनकी पुण्यतिथि भी मानते हैं। लेकिन आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है, आज के दिन उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और फिर इस दुर्घटना के बाद कभी भी किसी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दोबारा नहीं देखा। भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु ताइवान में इसी विमान दुर्घटना में हुई थी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, इसे लेकर आज भी कई सवाल हैं, कई शंकाएं हैं। नेताजी न सिर्फ एक क्रांतिकारी थे बल्कि अंग्रेजों को उन्हीं के खेल में मात देना भी वो जानते थे, और इसी से डरकर अंग्रेजों ने जुलाई 1940 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता की जेल में डाल दिया था। अंग्रेजों से आजादी के लिए नेताजी जर्मनी की मदद चाहते थे, लेकिन कलकत्ता की जेल में रहकर ऐसा करना संभव नहीं था। जेल से निकलना बहुत जरूरी था। नेताजी ने इसके लिए एक तरीका ढूंढा। उन्होंने जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और मजबूरी में अंग्रेजों को उन्हें रिहा करना पड़ा। 5 दिसंबर 1940 को अंग्रेजों ने नेताजी को उन्हीं के घर में नजरबंद कर दिया। उस समय अंग्रेज लगातार नेताजी के घर की निगरानी करते थे ताकि नेताजी वहां से भाग न जाएं। इस बीच घर में नजरबंद नेताजी ने अपनी दाढ़ी बढ़ाना शुरू कर दिया और अंग्रेजों की नजर में आए बिना उन्होंने अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक के एक नेता मियां अकबर शाह को एक टेलीग्राम भेजा। मियां अकबर शाह उस समय पेशावर में थे, जो आज पाकिस्तान में है। नेताजी के बुलावे पर मियां अकबर शाह पेशावर से कलकत्ता पहुंचे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर उन्होंने कलकत्ता से काबुल भागने का प्लान बनाया। इस योजना को अंजाम देने के लिए नेताजी ने अपने भतीजे शिशिर से बात की और एक कार से धनबाद तक पहुंचने का प्लान बनाया। इसके बाद अंग्रेजों की नजरों से बचते हुए किसी तरह वो धनबाद के पास गमोह रेलवे स्टेशन पहुंच गए, जहां से उन्होंने पेशावर जाने के लिए एक ट्रेन पकड़ी। इस दौरान उनके भतीजे शिशिर ने गाड़ी चलाई और शिशिर उस समय सिर्फ 20 साल के थे और यह भी यकीन नहीं था कि 20 साल का ये युवा नौजवान इतना दूर तक कलकत्ता से बाहर गाड़ी चला पाएगा भी नहीं। लेकिन नेताजी ने उस पर भरोसा दिखाया और वो पहुंच गए। पेशावर पहुंचकर उन्होंने एक मुस्लिम इंश्योरेंस एजेंट का भेष धारण किया और अपना नाम जियाउद्दीन रख लिया। नेताजी पेशावर से काबुल और फिर काबुल के रास्ते मॉस्को जाना चाहते थे। अफगानिस्तान के नागरिकों में घुल मिल जाने के लिए नेताजी ने पश्तूनों जैसे कपड़े पहनने शुरू कर दिए। लेकिन समस्या ये थी कि उन्हें पश्तो भाषा आती नहीं थी। वो पकड़े ना जाएं इसलिए उन्होंने यही जताया कि वो कुछ बोल और सुन नहीं सकते, यानी वो गूंगे और बहरे हैं, ऐसी एक्टिंग उन्होंने की। इसके बाद वो काबुल में इटली के दूतावास गए और इटली के पासपोर्ट पर उन्होंने मॉस्को तक की यात्रा की। फिर वो मॉस्को से इटली होते हुए जर्मनी पहुंचे और उन्होंने हिटलर से अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में मदद मांगी। कलकत्ता से काबुल तक पहुंचने के नेताजी के इस प्लान को द ग्रेट एस्केप कहा जाता है। काबुल के शोर बाजार इलाके में आज भी वो घर मौजूद है जहां नेताजी कुछ दिनों के लिए रुके थे। ये वही घर है जो आपकी स्क्रीन पर है। 1986 में फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सांसद ने राजीव गांधी की सरकार से मांग की थी कि भारत सरकार इस घर को खरीद ले और इसकी मरम्मत कराकर इसे एक म्यूजियम में बदल दे। लेकिन तब राजीव गांधी की सरकार की तरफ से कहा गया कि नेताजी इस घर में सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही तो रुके थे। अगर ऐसे भारत सरकार ऐसे हर घर को खरीदना शुरू कर देगी तो पूरी दुनिया में न जाने कितने घर खरीदने पड़ेंगे, और फिर इसे नहीं खरीदा गया। वर्ष 1910 से 1912 के दौरान भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू लंदन के जिस घर में रुके थे उसे आज एक हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय उसी घर की तस्वीरें हैं। ये होता है शासन के मन में जब किसी के लिए बदलाव आता है तो क्या होता है। जवाहरलाल नेहरू लंदन में जिस घर में ठहरे थे उसे आज विशेष मान्यता प्राप्त है, उसे मेंटेन किया जा रहा है, उस पर सरकार पैसा खर्च करती है।
और जिस घर में काबुल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रुके थे वो खंडर हो चुका है। दोनों तस्वीरें आप देख लीजिए। और भारत के इतिहास में भी इन दोनों नेताओं की स्थिति लगभग ऐसी ही है जैसी इन दो घरों की है। एक घर को हेरिटेज साइट घोषित किया गया है और दूसरा घर जर्जर है। और यही इतिहास में भी यही नाइंसाफी हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ की है। ये तस्वीरें हमने नेताजी की उन फाइल से निकाली है जिन्हें सरकार ने कुछ वर्ष पहले ही सार्वजनिक किया था। यह हैरानी की बात है कि आज़ादी के बाद आई सरकारों ने कभी भी आज़ादी की लड़ाई में नेताजी के योगदान को न तो सम्मान दिया और न ही उनकी यादों को संजोकर रखा। जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने ये नया कदम उठाया और अब आप नेताजी से संबंधित, उनके जीवन से संबंधित कुछ भी जानकारी, कोई भी तस्वीर, कोई भी दस्तावेज आज देख सकते हैं। वर्ष 2013 में मैंने नेताजी सुभाष चंद्र की पुत्री अनीता बोस का एक इंटरव्यू किया था। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपने पिता के बारे में कई ऐसी बातें कही थी जिसकी जानकारी शायद आपको भी ना हो, और तब भी उन्होंने यही कहा था कि उन्हें इस बात का दुख है कि भारत में नेताजी को वो स्थान नहीं मिला जो कि उन्हें मिलना चाहिए था। You very rightly said, and all of us, the whole country, the whole nation knows that he made the ultimate sacrifice for the independence of this country. But today's generation knows Subhash Chandra Bose. They identify him only by this picture, which is the most circulated picture of Subhash Chandra Bose. There will be a lot of people who are not aware about his maybe his sacrifice, how he led his life. Do you feel pain today when you come back to this country? Do you think that he was not given his due for all the sacrifices he made for this country? I think in a way he certainly was not given his due, and if today young people remember him, that's that person about whose life, about whose death there's a controversy, it would just be as if you sort of reduced Gandhiji to being assassinated and not having done anything in his life. If you reduced ex-Prime Minister Indira Gandhi just to being assassinated and nothing more. I mean, throughout the years that my father worked for India and gave up many things. He gave up a normal family life. He gave up a good job. His strong beliefs for India, for uncompromising beliefs for India's independence, brought him into confrontation with his compatriots and comrades in arms. And of course his leader of those days, Gandhiji, and others, Pandit Jawaharlal Nehru, who partly became his opponents. And Gandhiji was very successful and skillful in sort of eliminating him from political life in the Congress party. That was certainly a very painful experience for my father because he admired Gandhiji a great deal. It was he who gave him the title Father of Our Nation. And many of these steps were just motivated by extreme love and devotion to his country and to his countrymen, and being put down as just a person who has passed away or has not passed away is certainly not a very respectful way of dealing with him. अनीता जी कह रहे हैं कि उन्हें कई बार बहुत दुख होता है और उन्हें ऐसा भी लगता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी इस देश में, जो उनका ड्यू उनको मिलना चाहिए था, वो शायद इस देश ने उन्हें अभी तक दिया नहीं है। वर्ष 1939 में गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस अकेले ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए देश से बाहर जाकर बाकायदा एक सेना का गठन किया जिसे आज़ाद हिंद फौज कहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों और खासकर युवाओं को देश की आज़ादी के लिए लड़ना सिखाया और जो मशहूर नारा था, आपने भी सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा उन्होंने देश के युवाओं को दिया। वो जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन और इटली समेत दुनिया के 9 देशों को भारत की आज़ादी के पक्ष में लेकर आए थे।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1943 में ही अंडमान निकोबार में भारत का तिरंगा फहरा दिया था। यह पहला मौका था जब देश में अंग्रेजों के शासन के बावजूद भारत की जमीन पर तिरंगा फहराया गया था। आप ये समझ लीजिए कि आजादी का पहला मौका यह था। 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर में आजाद हिंद रेडियो से नेताजी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। यह पहली बार था जब किसी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी और आज भी हम उन्हें इसी नाम से जानते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को उन्होंने सिंगापुर में भारत की निर्वासित सरकार की स्थापना की थी, यानी भारत की सरकार बन चुकी थी। उन्होंने प्रधानमंत्री और विदेशी मामलों का कार्यभार अपने पास रखा, यानी वो आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी थे। इस नाते आप उन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे देश की आगे की सरकारों ने, नेताओं ने, हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने, इतिहासकारों ने उन्हें कभी भी देश का पहला प्रधानमंत्री माना नहीं। सुभाष चंद्र बोस अपने जीते जी देश को आज़ाद कराना चाहते थे, यही उनका सपना था। लेकिन नेताजी का आज़ाद भारत वाला सपना उनकी असमय मृत्यु की वजह से अधूरा रह गया। हालांकि नेताजी ताइवान में हुई विमान दुर्घटना में शहीद हुए या नहीं, इस पर आज भी कोई पक्की जानकारी किसी के पास नहीं है। इसकी जांच की गई, लेकिन हमें लगता है कि तब दिल से किसी ने यह चाहा नहीं कि नेताजी के बारे में सही जानकारियां सामने आएं। और वर्षों तक, दशकों तक इस देश के युवाओं से, इस देश के लोगों से नेताजी के बारे में जो जानकारियां थीं, जो उनकी भूमिका थी, उसे छुपा कर रखा गया। उन्हें वो सम्मान नहीं मिला। अब हमारी कोशिश है कि नेताजी को वो सम्मान जरूर मिले जिसके कि वो हकदार थे। और वो सम्मान किसी पुरस्कार से नहीं मिलेगा, वो सम्मान किसी पदवी से नहीं मिलेगा, वो सम्मान मिलेगा आपके जरिए, जब आप अपने दिलों में नेताजी को बसा कर रखेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.